नमस्ते बच्चों, मेरा नाम आकाश नागर है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे और उसके द्वारा जो बताए गए कुछ नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनको आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते या पहचानते हैं। हम बात करेंगे इनकी। शायद काफ़ी बच्चे पहचान गए होंगे, अगर अभी भी नहीं पहचाने हैं तो एक फ़ोटो और है जिससे आप एकदम इनको पहचान जाएंगे। तो ये है वो फोटो। जी हाँ, ये हैं न्यूटन। इनको जानते हैं आप इनके गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत के कारण। तो इन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। उन्हीं में से आज हम एक चीज़ के बारे में समझेंगे। तो बाकी चीज़ें वो क्या हैं जिसमें से हम कुछ समझेंगे, वो है गति के नियम। गति के नियम, या इंग्लिश में लिखें तो लॉज ऑफ मोशन। किसने दिए हैं ये? न्यूटन ने। तो इनको हम लिख सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। अब कितने नियम हैं इसके? इन्होंने इसके 3 नियम बताए। हम तीनों नियमों की चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे आज पहले नियम की। तो पहला नियम, इसको बोलते हैं हम जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, और इंग्लिश में कहें तो लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व। अब आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, आपको याद होगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, नहीं याद होगा तो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए समझा देता हूँ। तो जो जड़त्व का नियम है उसको समझते हैं। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है और ये किसी जगह रखी हुई है, यानी कि विराम अवस्था में है। ये विराम अवस्था में है। विराम अवस्था से आप समझते हैं यानी रुकी हुई है, एक जगह रखी हुई है, जैसे कि आपकी टेबल पर बुक्स, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ये अपनी अवस्था में यानी विराम अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसको अपनी जगह से हटा ना दें। अर्थात यदि हम इस पर बल लगाते हैं तो अब ये वस्तु, मान लीजिए हमने इस तरफ से बल लगाया तो ये वस्तु खिसक कर अब इस तरफ आ जाएगी, यानी ये विराम अवस्था से अब गतिशील अवस्था में हुई और फिर आकर जैसे ही बल हटाया ये वापस रुक गई। अब दूसरी अवस्था क्या है? मान लीजिए कोई गेंद है जो किसी सरफेस पे, मान लीजिए सड़क पर लुढ़क रही है। ये सड़क है और एक दिशा में जा रही है, एक दिशा में ये गतिशील है। तो ये तब तक गतिशील रहेगी। ये अवस्था कौन सी हुई? गतिशील अवस्था, यानी ये गति में है, चल रही है। तो ये गतिशील अवस्था में तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसको रोक ना दे। तो ये कब रुकेगी? या तो कोई इसको बाहर से बल लगा के रोक दे, हाथ से, पैर से रोक दे, या सड़क के और गेंद के बीच में लगने वाले घर्षण बल से ये रुक जाएगी। आपको पता है 2 वस्तुओं के बीच घर्षण बल लगता है, घर्षण होती है रफनेस। तो जो सड़क आपने देखी होंगी, सड़क जो है रफ होती है तो उसमें घर्षण अधिक होता है। जो सतह जितनी चिकनी होगी उतना ही उसमें घर्षण कम होगा और उस पर उतना ही चीज़ें फिसल जाएंगी। तो मान लीजिए कोई कांच की बॉल है, कांच की बॉल ले लेते हैं और वो कांच की ही सतह पे हम उसको दौड़ाएं या उसको चलाएं या फिसलाएं, जो भी कहें। तो कांच की बॉल को हम कांच की ही सतह पर फिसलाते हैं तो वो बहुत दूरी तक चलेगी, क्योंकि इनके बीच में जो घर्षण है, जो लग रहा है यहाँ पे कांच की बॉल और कांच की सतह के बीच में, बॉल किसकी है? ये
कांच की। तो जो घर्षण लग रहा है वो बहुत ही कम है, इसलिए ये बहुत दूरी तक चलेगी। तो वो कहते हैं कि कोई भी वस्तु यदि विराम अवस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो, वो अपनी उसी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तित ना कर दें। अर्थात वस्तु अपनी अवस्था खुद नहीं बदल सकती, यानी वो विराम में है तो विराम में रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी। और इसी अवस्था को, उसकी इसी प्रकृति को, कि वो अपनी अवस्था को खुद नहीं बदल पा रही है बिना किसी बाह्य बल के, इस प्रकृति को ही जड़त्व कहते हैं। अब मैं आपकी किताब में से उसकी परिभाषा पढ़ देता हूँ कि जड़त्व किसको कहते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो मैंने समझाया वही है। इन्होंने परिभाषा दी है कि वस्तुओं की उस प्रवृत्ति को जिसके कारण वे स्वतः अपनी विराम अथवा गति की अवस्था को नहीं बदलती, जड़त्व कहते हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि वो खुद अपनी अवस्था को नहीं बदल पा रही, उनको किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है अपनी अवस्था बदलने के लिए, इसी को जड़त्व कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमने बात की बल की। बल यानी इंग्लिश में कहें तो फोर्स। तो फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स वह कारक है या वह वस्तु है, या जो भी आप समझना चाहें, परिभाषा के रूप में इसको कहेंगे कारक। तो बल वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी उसको विराम अवस्था से गतिशील अवस्था या गतिशील अवस्था से विराम अवस्था में ला सकते हैं। तो बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा आप किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो परिभाषा अपने आप बन गई। तो आपको किसी भी चीज़ की परिभाषा याद करने की या रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, परिभाषा खुद ब खुद बन जाएगी। तो हम अब इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि कोई इंसान ये साइकिल चला रहा है, यानी कि ये जो दोनों हैं ये गतिशील है, ये इंसान भी गतिशील है, ये साइकिल भी गतिशील है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये किसी पत्थर या ये डब्बा, आप जो भी कहें, ये उस चीज़ से साइकिल टकराई। टकराते ही पत्थर ने इस पर बाह्य बल लगाया, जिसके कारण ये जो गतिशील साइकिल थी ये एकदम विराम अवस्था में आ गई। लेकिन जो मनुष्य ऊपर बैठा है ये अभी भी गतिशील है। इसीलिए गतिशील होने के कारण ही यह साइकिल से आगे जाकर गिरा, क्योंकि यह गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। इसका जड़त्व गतिशील होने का है। अब साइकिल रुक गई, लेकिन ये खुद गतिशील है, तो साइकिल तो रुक के पीछे रह गई और ये इंसान आगे चला गया। तो ये किस वजह से गिरा? जड़त्व के कारण। इसको एक दूसरा एग्जाम्पल तो नहीं, एक रियल लाइफ फोटो भी देख लेते हैं। ये तो चलो एनिमेशन थी। इसमें देख लीजिए आप कि ये एक बाइक रेसिंग का सीन है। इसमें ये जो रेसर है ये इस बाइक पर सवार था, उसके बाद किसी वजह से ये इस बाइक यहाँ पर आकर टकरा गई। टकराने के बाद अब दोनों के अंदर गति थी, रेसर के अंदर भी और बाइक के अंदर भी। तो क्या हुआ कि बाइक तो टकरा के रुक गई, लेकिन जो व्यक्ति इसके ऊपर बैठा था इसको रुकने के लिए या सामने किसी चीज़ से टकराया नहीं, ताकि ये भी वहाँ रुक सके। और ये गतिशील था, इसी वजह से ये बाइक से भी आगे जाकर गिरा, क्योंकि इसका जड़त्व गतिशील होने का है। तो जड़त्व के कारण यह व्यक्ति इस बाइक से आगे जाकर गिरा, जैसा कि पहला एग्जाम्पल था। इसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो इंसान है ये कार चला रहा है और ये इस टाइम नॉर्मल कार चल रही है, लेकिन इस सीन में अब आप खुद सोचें कि क्या हुआ होगा जो ये ऐसे आगे को झुक गया। तो यहाँ पे हुआ है कि इसने अचानक से ब्रेक लगाए हैं। अब ब्रेक लगाने की वजह से इसका जो नीचे का शरीर है, यानी ये जो टांगे हैं, ये कार की सतह से लगी हुई हैं। तो कार के रुकने पर इस व्यक्ति का नीचे का भाग तो रुक गया, लेकिन ये जो ऊपर का भाग है, ये जो ऊपर वाली बॉडी है, ये वाली, ये गतिशील ही रही। किसके कारण? जड़त्व के। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर एक चीज़ अपनी उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है जिसमें वो है। तो ऊपर वाला धड़, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है इस व्यक्ति का, ये गतिशील ही रहना चाहता है, जबकि नीचे वाला विराम अवस्था में आ गया। तो नीचे वाला रुक गया, ऊपर वाला गतिशील है, तो इसी वजह से व्यक्ति आगे की तरफ झुक गया। ऐसा आपने देखा होगा, अचानक बस में ब्रेक लगते हैं, टेम्पो में ब्रेक लगते हैं, तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं।
या कभी बाइक पे भी ऐसा ही होता है, जब कोई ब्रेक लगा देता है बाइक पे अचानक तो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। अच्छा, इसको एक चीज़ से और समझने की कोशिश करते हैं हम। ये तो हुआ अभी तक कि पीछे ब्रेक मारने पर आगे झुकना। आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति बाइक पे पीछे बैठा है और बाइक चलाने वाले ने एकदम उसकी रेस बढ़ा दी, तो क्या होगा कि पीछे बैठा हुआ व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाएगा। ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि जो व्यक्ति पीछे बैठा होता है बाइक पे और बाइक चलाने वाले ने रेस एकदम बढ़ा दी तो वो पीछे की तरफ झटके से गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? पहले तो आप एक वीडियो के साथ इसको देखिए कि ऐसा होता भी है कि नहीं। तो ये वीडियो है और इसमें देखिए ये बाइक चला रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति बाइक चला रहा है इसने एकदम से रेस दी और उस रेस की वजह से एकदम से यह व्यक्ति जो पीछे बैठा था पीछे की तरफ गिर गया। एक बार फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये देखिए एकदम रेस देने की वजह से वो पीछे की तरफ गिर गया। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं और ये जो बाइक है ये सब विराम अवस्था में है। शुरू में विराम अवस्था यानी एक जगह रुकी हुई है, और एक जगह रुकी हुई है तो ये सब एक जगह ही रुके रहना चाहते हैं। इनकी प्रकृति एक ही जगह रुके रहने की है। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल इनको चला ना दे। अब बाह्य बल कहाँ से आया? वो बाइक के मोटर से। जब उसने रेस बढ़ाई तो बाइक का टायर आगे की तरफ चला और इसमें गति आ गई, तो बाइक के साथ जो बाइक पे बैठे हैं वो भी गतिशील हो जाएंगे। अब होता क्या है कि ये जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, खासकर जो पीछे वाला जो गिरा है व्यक्ति, वो मान लीजिए, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये बैठा हुआ है, ये इसकी टांगे हैं नीचे, ये हिस्सा है जो बाइक से टच है, और ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे सिर है, यहाँ पे ऐसे हाथ बना दीजिए। चलिए, तो ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसकी जो टांगे और ये वाला हिस्सा जो बाइक से जुड़ा हुआ है ये तो बाइक के साथ गतिमान हो गया जैसे ही उसने रेस दी। लेकिन ये जो ऊपर का धड़ है यानी कमर से ऊपर का जो भाग है ये विराम अवस्था में ही रहा, क्योंकि ये विराम अवस्था में ही रहना चाहता है। चाहते तो पैर भी विराम अवस्था में ही, लेकिन वो बाइक से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल स्पर्श में है, तो वो बाइक के साथ साथ आगे की तरफ चल दिए, लेकिन ये रुका रह गया। तो पैर तो आगे की तरफ हो गए और ऊपर वाला हिस्सा एक ही जगह विराम में रहना चाहता है। तो इसी वजह से यह व्यक्ति पीछे की तरफ लुढ़क गया या गिर गया। तो ये भी किस वजह से हुआ? जड़त्व के कारण। तो आपको समझ में आया ये सब जड़त्व की वजह से है। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको यहाँ पे 2 फोटो दिखाई दे रही होंगी, एक तो ये वाली, एक ये। जो लेफ्ट में फोटो है इसमें जो शीशे में छेद हुआ है ये किसी बारीक चीज़ के एकदम गुजर जाने से हुआ है। लेकिन ये जो सेकंड फोटो है जिसमें जो खिड़की टूटी हुई है पूरी तरह से, ये टूटी है पूरी तरह से किसी बड़ी चीज़ के टकराने से। क्यों? अब उसका जवाब जानते हैं। ये जो लेफ्ट में फोटो है इसके अंदर से एक गोली होके गुजरी है, यानी बुलेट जो बंदूक से निकलती है। अब इसमें ये पूरा शीशा क्यों नहीं टूटा, जबकि पत्थर मारने पर तो ये पूरा शीशा टूट गया? तो होता क्या है, जब गोली इस शीशे से होकर गुजरी तो गोली के आसपास जो शीशा है वो गतिमान हुआ, यानी विराम अवस्था में था। शीशा जब लगा हुआ होता है विराम अवस्था में रहता है ना खिड़की के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि वो इधर उधर चलता रहता है हर टाइम, तो वो विराम अवस्था में लगा रहता है। तो जैसे ही गोली वहाँ से गुजरी तो जो उसके आसपास का हिस्सा था जहाँ से गोली गुजरी वो तो थोड़ा गतिशील हो पाया, लेकिन इतने कि बाकी का शीशा भी गतिशील होता और टूट जाता। वो गोली वहाँ से बहुत तेज़ी से आर पार निकल गई। तो ये जो बचा हुआ शीशा है ये नहीं टूटा क्योंकि वो गति नहीं पकड़ पाया और बिखर नहीं पाया टुकड़ों में। अब यहाँ पे क्या हुआ दूसरे केस में, यहाँ पे किसी ने पत्थर मारा विंडो के अंदर। अब यहाँ पे पत्थर मारा तो पूरा शीशा टूट गया, क्योंकि आपको पता है पत्थर की गति गोली के आगे बहुत मंदी होती है। तो गोली तो बहुत तेज़ गति के साथ निकल गई क्योंकि वो मशीन से चलाई गई थी तो गति बहुत थी। पत्थर आप ज़्यादातर हाथ से फेंकते हैं, तो हाथ से जब पत्थर फेंका गया तो उसका वेग कम था, तो पत्थर तब तक शीशे को पार नहीं कर पाया जब तक पूरा शीशा गतिशील नहीं हो गया। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही शीशे पे पत्थर लगा तो पूरा पत्थर गतिशील हो गया, पूरा शीशा गतिशील हो गया पत्थर के साथ साथ। अब पूरा शीशा गतिशील हो गया तो पूरा शीशा टूट गया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि गोली लगने पर सिर्फ छोटा सा छेद क्यों हुआ और पत्थर लगने पर पूरा शीशा क्यों टूटा। क्योंकि गोली बहुत तेज निकली है, उसका वेग बहुत अधिक है, पूरा शीशा गतिशील नहीं हो पाया और नहीं टूट पाया,
पत्थर का वेग बहुत कम है और पत्थर के टकराने पर पूरा शीशा गतिशील हो गया क्योंकि वेग कम है, तो इस वजह से पूरा का पूरा शीशा टूट गया। अच्छा, एक छोटी सी वीडियो भी देख लेते हैं इसी के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये वीडियो है, ये स्लो मोशन के अंदर है वीडियो। इसमें एक इंसान ने ये बंदूक से गोली चलाई, तो ये थोड़ा स्लो मोशन में आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। अब क्या होगा, ये जो गोली निकल के गई है इस बंदूक से, इस सामने रखे हुए शीशे से टकराएगी, इस शीशे से। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा छेद हुआ है, जैसा अभी आपको फोटो में दिखाया था। पूरा शीशा ये चकनाचूर नहीं हुआ। देखिए, ये गोली आई और ये शीशे में लग के निकल गई। अब किस वजह से हुआ? क्योंकि इसकी गति बहुत अधिक थी और पूरा शीशा गतिमान नहीं हो पाया, गतिशील नहीं हो पाया, और वो शीशा वहीं का वहीं ठहरा रह गया जहां वो था। ठहरा रह गया तो वो टूटा नहीं। अगर वो अपनी विराम अवस्था में ही है जैसे वो पहले था, तो वो क्यों टूटेगा? अब उसने गति पकड़ ली तभी तो टूटेगा। तो वो गति नहीं पकड़ पाया गोली वाले केस में, इसलिए नहीं टूट पाया। लेकिन पत्थर वाले केस में, क्योंकि पत्थर की गति बहुत कम है, तो वो शीशा गति पकड़ गया और टूट गया। वो विराम अवस्था अपनी बरकरार नहीं रख पाया। तो ये एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है कि ये कोई धावक है जो दौड़ के आ रहा है। धावक बोलते हैं यानी स्प्रिंटर, यानी दौड़ने वाला, ठीक है। इसको लंबी कूद लगानी है, यानी लंबी कूद कूदनी है। तो ये क्या करते हैं, जो लंबी कूद कूदने वाले स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो दूर से भाग के आते हैं, फिर एकदम से कूदते हैं, जंप लगाते हैं और फिर लैंड करते हैं, यानी ज़मीन से टकराते हैं। वो दूर से भाग के क्यों आते हैं? ताकि वो अपने अंदर गति पैदा कर सकें, अपने आप को गतिशील बना सकें। तो जैसे ही गतिशील बनाएंगे और फिर कूदेंगे, तो वो शरीर जो है उनका गति में ही रहने का प्रयास करेगा, जब तक कि वो किसी बाह्य बल के द्वारा ना रोक दिया जाए। अब यहाँ किस बाह्य बल ने इसको रोका? वो है बाह्य बल गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि जैसे ही ये व्यक्ति कूदने लगा, तो जब ये हवा में था, तब गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लगने लगा और इसको नीचे की तरफ खींचने लगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे बाह्य बल है जिसने इसको रोका। तो गतिशील होने पर ही लंबी कूद लगाई जा सकती है। तो लंबी कूद का लगाने के लिए आपको थोड़ी दूरी से दौड़कर आना होगा। तो जब ये धावक पीछे से दौड़कर आया और फिर इसने अपने आप को हवा में उछाला, तो यहाँ पर ये गतिशील है और ये खुद गतिशील ही रहना चाहता है। क्यों? जड़त्व के नियम के कारण। क्योंकि जो वस्तु जैसी होती है उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो ये गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहता है, लेकिन इस पर एक बाह्य बल लगा, गुरुत्वाकर्षण, और उसने इसको रोक लिया कुछ दूरी के बाद। तो फिर ये रुक गया। तो ये भी क्या कारण था? जड़त्व का। ये भी जड़त्व का एक एग्जाम्पल था। अब नीचे देखते हैं, ये ग्लास है। ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल आप घर पे कर सकते हैं। गिलास लेंगे, उसके ऊपर एक कागज रखेंगे, एक सिक्का रखेंगे, और आप जैसे ही उस कागज को अपने हाथ से गति प्रदान करेंगे, उसको दौड़ मतलब एक तरह से टकरा कर उसको आगे की तरफ करेंगे, तो जो सिक्का ऊपर रखा हुआ है ये सिक्का वापस गिलास में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले फोटो में, ये जो फोटो है पहला वाला, इसमें गिलास, ये कागज का गत्ता और ये सिक्का, ये सभी विराम अवस्था में है। लेकिन दूसरे उसमें आपने गत्ते को गति प्रदान कर दी, यानी उसकी विराम अवस्था से उसको गतिशील बना दिया। अब सिक्का तो लेकिन विराम अवस्था में था, तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, इसीलिए सिक्का आगे नहीं गया और सीधे गिलास में गिर गया। इसको एक वीडियो में भी देख लेते हैं, अगर आपको लगे कि शायद ऐसा नहीं होता। तो ये वीडियो है एक्सपेरिमेंट की, ये देखिए एक बार और, सिक्का वापस गिलास में गिर गया। तो ये किस कारण हुआ? जड़त्व के कारण। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कुछ जड़त्व के। उम्मीद है कि आपको ये जड़त्व समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मोटा मोटा ये देख लेते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या है। हमने गति के नियम जो न्यूटन ने दिए हैं 3 नियम, उनमें से पहला नियम पढ़ा जो है जड़त्व का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अनुसार कोई भी वस्तु जो विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, जो गतिशील अवस्था में है वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल मतलब बाहर से, और बल मतलब फोर्स, जब तक उस पर कोई बाहर से बल लगाकर उसकी अवस्था ना बदल दे, यानी विराम में है तो उसको गतिशील ना कर दे और गतिशील है तो उसको विराम अवस्था में ना ला दे, तो वस्तु अपने अंदर, अपनी प्रकृति में या अपनी अवस्था में खुद कोई चेंज नहीं कर सकती। उनको बाहर से कोई बल की आवश्यकता होती है।
तो जड़त्व की परिभाषा ये हुई कि कोई भी वस्तु की प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाती है उसको जड़त्व कहते हैं। और बल की परिभाषा क्या हुई? बल वो कारक है, बल वो बाह्य कारक है, क्योंकि बाहर से लगता है, जिसके कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वो विराम से गतिशील करनी हो, चाहे गतिशील से विराम। तो आपको बल की परिभाषा समझ में आ गई होगी, आपको जड़त्व की परिभाषा समझ में आई होगी, और जड़त्व भी समझ में आ गया होगा। तो अब अगली वीडियो में देखेंगे हम न्यूटन का सेकंड लॉ यानी दूसरा नियम। तब थैंक यू।